कौन से वाला? अरे नहीं, वो अभी इनकी सर की क्लासेस लग रही है ना, उनकी क्लास पहले उनको थोड़ी जल्दी आ जाएंगी। जो छोटी की क्लासेस है ना, उसमें टाइम निकल जाएगा। पहले चलो अब जैव विविधता लिखो। कल हम लोग कहाँ पे थे जैव विविधता में? जैव विविधता में कल कहाँ पे थे? अच्छा, कोरल रीफ्स करना है, ठीक। देखो, प्रवाल भित्तियों को समुद्र के वर्षा वन भी कहते हैं। मैं कुछ कह रहा हूं। जो प्रवाल भित्तियां हैं उन्हें समुद्र के वर्षा वन भी कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि समुद्र में सबसे ज्यादा जैव विविधता प्रवाल भित्तियों में ही मिलती है, कोरल रीफ्स में ही मिलती है। दूसरा, अगर ओवरऑल लैंड पर देखें, संपूर्ण पृथ्वी पर देखें, तो प्रवाल भित्तियां दूसरे नंबर पर आती हैं जैव विविधता के मामले में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बाद में इनका सेकंड नंबर है। कहाँ कहाँ मिलती हैं? कहाँ मिलती हैं प्रवाल भित्तियां? समुद्र में। मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी, याद? लवण तो ज्यादा होगी, निश्चित मात्रा में होगी, ना ज्यादा होगी ना कम होगी। जैसे ना कम ना ज्यादा को क्या कहते हैं? सामान्य। सामान्य। तो ये कहो कि जहाँ सामान्य लवण कैंसर पे और कैप्रिकॉर्न पे, इसके आसपास वाले एरिया में यहाँ लवण तो सामान्य रूप में मिलेगा। कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ सामान्य लवणता मिलेगी। तो वहाँ तो ट्रॉपिक ऑफ, देखो ये कहेंगे। एक तो चलो इसमें ये बात है कि लवणता सामान्य होनी चाहिए। दूसरी इसमें बात ये है कि समुद्र गर्म होना चाहिए। जब तुम गर्म समुद्र की बात करोगे तब ट्रॉपिक्स की बात करोगे, क्योंकि जो गर्म समुद्र मिलेगा वो ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेगा। तो एक कंडीशन इसमें ये है इनकी कि समुद्र गर्म हो, यानी ट्रॉपिक्स के बीच में हो। दूसरी कंडीशन ये है कि लवणता ज़्यादा ना हो, यानी सामान्य हो। सामान्य तब होगी जहाँ नदियाँ मिलती होंगी समुद्र में, लेकिन अपने साथ किसी तरीके की गाद या सिल्ट लेके वो न जाती हूँ, क्योंकि गाद और सिल्ट प्रवाल भित्तियों को पनपने नहीं देती। चूने की चट्टानों के ऊपर जम जाती है, प्रवाल चूने के खोल नहीं बना पाते, इसलिए मर जाते हैं। तो सामान्यतः ऐसे क्षेत्रों में जहाँ नदियाँ गिरती हैं समुद्र में, लेकिन सिल्टेशन बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं मिलती, वहाँ आपको प्रवाल भित्तियाँ मिलेंगी। साफ समुद्रों में ये सामान्य तौर पर मिलती हैं। भारत में ये कंडीशन पश्चिमी समुद्र में आती है, यानी अरब सागर के क्षेत्र में। इसलिए जितनी भी प्रवाल भित्तियाँ हैं भारत में वो पश्चिम में ही मिलेंगी। जैसे खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में तो नहीं, दमन एवं दीव में, दमन एवं दीव के आसपास मिल जाती हैं। पश्चिमी तट पर केरला के तट के किनारे मिलती हैं। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप ही है भारत में। तो इन क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार में भी जो पश्चिमी क्षेत्र है अंडमान निकोबार का, वहां मिल जाती हैं। इन क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियां भारत में मिलती हैं। दुनिया में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, लगभग 2300 किलोमीटर लंबी है। समुद्र के वर्षावन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर समुद्री जीवन के लिए आदर्श दशाएं बन जाती हैं। समुद्र के सबसे भारी संख्या में जीव जंतु इन्हीं क्षेत्रों में पनपते हैं, इसलिए इन्हें वर्षावन भी कहते हैं समुद्रों को। ठीक है। इनको संकट के क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये संकटग्रस्त हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। समुद्र का तापमान बढ़ेगा तो फिर कोरल ब्लीचिंग की समस्या आ जाती है। मैंने बताया था ये जूजंतली शैवाल के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रहते हैं। तो जूजंतली शैवाल मरने लगता है गर्म पानी की वजह से, तो फाइनली कोरल ब्लीचिंग की स्थिति बनती है। ठीक है। वो अपना रंग खो देती हैं, हरे रंग की इसके बजाय सफ़ेद रंग की हो जाती हैं, प्रवाल मर जाता है, वो शैवाल मर जाता है, खाना मिलता नहीं प्रवाल को, प्रवाल की भी डेथ हो जाती है। इसी को कोरल ब्लीच कहते हैं। ठीक है।
आप इसमें कुछ बातें एक दो लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखना है इसमें, प्रवाल भित्तियां जैव विविधता की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। कोरल रीफ्स आर one of the most important structures of biodiversity। भारत में प्रवाल भित्तियां लगभग 2400 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हैं। इन इंडिया कोरल रीफ्स extended around 2400 square kilometer area, प्रवाल भित्तियों में पाए जाने वाली अधिक विविधता के कारण इन्हें समुद्र के वर्षावन भी कहते हैं। As highest biodiversity is being found in coral reefs, they are known as इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। बल्कि एक ट्रॉपिकल लिखिए, इक्वेटोरियल नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस। दे आर नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ्स आर लोकेटेड एट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो ब्रैकेट में नॉर्थ ईस्ट लिख लीजिए। लोकेशन भी पूछ लेता है इसकी। इसके अतिरिक्त पूर्वी हिंद महासागर तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर भी प्रवाल भित्तियों का एक आदर्श क्षेत्र है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट पूर्वी ईस्टर्न इंडियन ओशन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन are also the finest examples of coral reefs। ठीक है, प्रवाल भित्तियां समुद्री जीवों के लिए आदर्श दशाओं का निर्माण करती हैं। कोरल रीफ्स formed ideal state
coral reefs formed ideal state for oceanic animals, इसलिए प्रवालों के आसपास या प्रवाल भित्तियों के आसपास, इसलिए प्रवाल भित्तियों के आसपास जीव जंतुओं की एक कॉलोनी बस जाती है, जीव जंतुओं की एक कॉलोनी बस जाती है। सो नियर द कोरल रीफ्स a colony of ocean animals has been formed। इसे प्रवाल कॉलोनी के रूप में जाना जाता है, इसे प्रवाल कॉलोनी के रूप में भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कोरल कॉलोनी। ठीक है, स्क्यूबा डाइविंग वगैरह लोग करते हैं, यहाँ खूब जाके देखते हैं कैसे जीव जंतु हैं, बहुत लिविंग एरिया होता है ये समुद्रों का। लेकिन वही है कि इंसान ने इसे भी दूषित ही कर दिया। चलिए देखो दुनिया के इस समय, अच्छा ये बताओ ज्यादा दुनिया गर्म क्षेत्रों में रहती है ठंडे क्षेत्रों में रहती है? गर्म क्षेत्रों में। देशों की संख्या ठंडे क्षेत्रों में ज्यादा होगी गर्म क्षेत्रों में, इसलिए कोरल रीफ्स वाले क्षेत्र ज्यादा होंगे, ऐसे देश ज्यादा होंगे जहां कोरल रीफ्स मिलती हैं। इसका मतलब ये होगा कि कोरल रीफ्स को संकट भी होगा, जितना जो चीज ज्यादा उसको उतना ही संकट भी। दुनिया के 109 देशों में कोरल रीफ्स मिलती हैं और इन 109 के 9 देशों में सभी संकटग्रस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया की बैरियर रीफ भी संकटग्रस्त है। तो आप इसमें नोट करके लिखो, विश्व के 109 देशों में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। अराउंड 109 countries of the world has coral reefs। इनमें से अधिकतर संकटग्रस्त हैं, out of which most are in crisis। ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु वैश्विक तापन लिखिए। वैश्विक तापन इनके लिए एक प्रमुख संकट के रूप में उभरा है। वैश्विक तापन इनके लिए एक प्रमुख संकट के रूप में उभरा है। द ग्लोबल वार्मिंग emerges as major crisis for them। ठीक है, एक अगले पॉइंट में लिखना, इसको भी नोट में लिखना। IUCN की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 1/4 प्रवाल भित्तियां विलुप्ति के कगार पर हैं, विलुप्ति के कगार पर हैं। According to IUCN, around 1/4 of coral reefs of the world, 1/4 coral reefs of the world
are near to extinction, are near to extinction. Hello, हाँ रवीना जी बुरा हाँ 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 घटना चक्र हाँ बस हाँ हाँ लेना नहीं वहाँ नहीं मिलेगा। आप ना या तो वहाँ चले जाइए चावला पे और उनसे मेरा नाम दे देना, वो आपको 30% तक कर देंगे उसमें। नहीं नहीं हाँ आप देखो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और ये ले लो हिस्ट्री में आ जाएगी। आप इकोनॉमी अभी डायनामिक है ना, उसमें कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। नेक्स्ट मेरे पास इलाहाबाद से अपडेट आएगी करंट अफेयर्स केवल जो करा उसके अलावा नोट्स हैं वो जो डेली लिखवाते हैं वो उससे अलग भी होंगे, उससे अलग भी होंगे, कोई इम्पोर्टेंट वो उससे अलग मिला है। बहुत है हाँ तो ये काफ़ी है, एक बार पढ़ लो बहुत अच्छी बात नहीं वो नहीं देगा। हाँ जी 1/4 ना एक्सटेंशन है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए इसमें। अच्छा प्रवाल वृत्तियों को जो एक्सटिंक्शन का एक कारण तो ये है ग्लोबल वार्मिंग, एक और कारण है एग्रीकल्चर और पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर में यूज होने वाले, ये भी उसका एक बहुत कारण है। पानी का दूषित होना, नदियों के पानी का दूषित होना किसी भी तरीके से, ये प्रवाल वृत्तियों के एक्सटेंशन का एक सबसे बेहतर सबसे खतरनाक कारण है। तो आप इसमें नोट करके लिखना। कृषि में प्रयोग होने वाले अत्यधिक उर्वरक, कृषि में प्रयोग होने वाले अत्यधिक उर्वरक तथा अत्यधिक उर्वरक तथा नदियों में बहने वाला सीवेज प्रवालों के विनाश के प्रमुख कारण हैं। प्रवालों के विनाश के प्रमुख कारण हैं एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लिखिए, बल्कि केमिकल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर एंड सीवेज ऑफ एंड द फ्लश ऑफ सीवेज इन रिवर्स are the most heinous cause to degrade the coral reefs या degrading of coral reefs। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। तीसरे नंबर पे लिखिए, तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए जैव विविधता के मामले में? पहले नंबर पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरे नंबर पे प्रवाल वृत्तियां, तीसरे नंबर पे बायोडायवर्सिटी कहाँ ज्यादा मिलेगी?
ट्रेन के आसपास है। वेटलैंड्स में मिलेगी नहीं? आर्द्र भूमियों में मिलेगी या नहीं मिलेगी? लिखो नेक्स्ट, आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स। ठीक है, क्यों मिलेगी आर्द्र भूमियों में? सर वहाँ पे हल्के और जल के दोनों के संक्रमण क्षेत्र मिलता है। वो आर्द्र भूमि एक ट्रांजिशन एरिया होता है जहां जल और स्थल दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए दोनों के जीव मिलेंगे। दोनों के रहने वाले जीव मिलेंगे तो वनस्पति जीव जंतु जो दोनों जगहों पर रह सकते हैं वो मिलेंगे। इसका मतलब वहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। तो लिखो आप, जल एवं स्थल के मध्य, जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। The transition area of water and land is known as wetland. जिस कारण यहां जल एवं स्थल अर्थात उभयचर जीवों की प्रधानता मिलती है, अर्थात उभयचर जीवों की प्रधानता मिलती है। That's because of it there would be maximally found of amphibians. अतः समृद्ध जैव विविधता का क्षेत्र है, समृद्ध जैव विविधता का क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट में। अच्छा, ये आर्द्र भूमियां कितने तरीके की होती हैं, मतलब कहाँ कहाँ मिलेंगी वेटलैंड्स? भारत में क्या पूरी दुनिया में ही देख लो। उदाहरण भारत का भी ले सकते हैं, वो तो मिलेंगे ही। अरे एक जनरल बताओ ना, एक तो समुद्री क्षेत्रों में है ना, कोस्टल एरियाज में वहां मिलेंगी एक तो आर्द्र भूमियां, और एक लैंड के अंदर मिलेंगी आर्द्र भूमियां। तो लैंड के अंदर जो आर्द्र भूमियां होंगी उन्हें अंतःस्थलीय कहेंगे, इनलैंड वेटलैंड्स कहेंगे, और जो बाहर की आर्द्र भूमियां होंगी उन्हें आउटर वेटलैंड्स कहेंगे। दो तरीके के वेटलैंड्स हो गए। अब जो इनर वेटलैंड्स हैं ये स्वच्छ जल की हो सकती हैं, आउटर वेटलैंड्स जितनी भी होंगी वो सब खारे जल की ही होंगी, कोई एक आधी स्वच्छ जल की होगी। खारे जल की जब भी कोई आर्द्र भूमि होगी वहां वनस्पतियों के नाम पर केवल मैंग्रोव वनस्पतियां मिलेंगी, या वो वनस्पतियां जो खारे जल में रह सकती हो। इसलिए उन एरियाज में वनस्पतियों की संख्या कम मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। जबकि अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियों में जो कि स्वच्छ जल की होंगी तो वनस्पतियों की संख्या ज्यादा मिलेगी। लेकिन जो आउटर एरियाज के वेटलैंड्स हैं उनमें जीव जंतुओं की संख्या, पशु पक्षियों की संख्या ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि एरियाज उनके बड़े होते हैं। इनलैंड वालों में वनस्पतियों की संख्या ज्यादा मिलेगी क्योंकि वहां पर फ्रेश वाटर है। आई बात समझ में? लॉजिक देखो, आउटर वेटलैंड्स में वनस्पतियों की संख्या कम मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर केवल खारे जल की वनस्पति ही पनप पाती है, पर जीव जंतुओं की संख्या ज्यादा मिलेगी क्योंकि बड़े आकार की होती हैं। इनलैंड वेटलैंड्स में आपको वनस्पतियों की संख्या ज्यादा मिलेगी, जीव जंतुओं की संख्या वहां पर कम मिलेगी, वनस्पतियों की संख्या से ज्यादा मिलेगी क्योंकि वो फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं या फ्रेश वाटर वेटलैंड्स होती हैं।
तो वहां वनस्पति आराम से पनप सकती हैं, कई प्रकार की पनप सकती हैं। भारत में इन दोनों को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। जैसे इनलैंड वेटलैंड्स में रामसर कन्वेंशन की कई सारी वेटलैंड्स को आप देख सकते हो, लगभग इस समय कितनी है, 70-75 है ना, शायद 75 है। उन वेटलैंड्स को आप देख सकते हो। इनमें इनलैंड वेटलैंड्स कुछ इंपॉर्टेंट होंगी, हालांकि इसमें तो सारी ही होंगी, आउटर भी होंगी, इन भी होंगी। जैसे आप देख सकते हो, इसका सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में ही, मथुरा आगरा के पास में, खूब पशु पक्षियों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है वहाँ, जीव जंतुओं की भी, वनस्पतियों की भी। पशु पक्षियों की संख्या सामान्य और वनस्पतियों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। तो आप इसमें लिखो ये बात एक बार जरा। आर्द्र भूमियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वेटलैंड्स कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला लिखना, सागर के आसपास की आर्द्र भूमियां या सागर तटवर्ती क्षेत्रों की आर्द्र भूमियां, द वेटलैंड्स नियर कोस्टल एरियाज। ठीक है, इसमें लिखना डैश करके, ये अधिकतर लवणीय होती हैं, सारी तो नहीं लेकिन अधिकतर, ये अधिकतर लवणीय होती हैं। मेनली दे वुड बी सॉल्टी या सलाइन, जिस कारण इनमें वनस्पतियों की संख्या कम होती है। एंड ड्यू टू इट the plants would be less in number here. परंतु बृहदाकार के कारण, वृहद आकार के कारण इनमें जीव जंतुओं की संख्या अधिक मिलती है। But due to large area, the numbers of animals would be higher. ठीक है। अच्छा, इनमें भी पक्षियों की संख्या ज्यादा मिलेगी। अगर स्पेशीज के लेवल पे हम लोग देखें तो पक्षियों की स्पेशीज यहाँ ज्यादा मिलेंगी। माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं इन क्षेत्रों में। तो लिखना, विशेष तौर पर पक्षियों की संख्या अधिक प्राप्त होती है। स्पेशली द बर्ड्स, नंबर ऑफ बर्ड्स इज बीइंग फाउंड इन लार्ज नंबर। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियां, इनलैंड वेटलैंड्स, इनलैंड वेटलैंड्स। इसमें लिखना, स्थल के आंतरिक भागों में इनका निर्माण होता है। They formed in the inner areas of land. सामान्यतः ये मीठे जल की होती हैं। Generally they would be of fresh water. इसलिए इनमें वनस्पतियों की संख्या अधिक प्राप्त होती है। वनस्पतियों की संख्या अधिक प्राप्त होती है। एंड सो plants is being found higher number in it. आपने गंगा के किनारे देखी होंगी, गंगा के किनारे नहीं देखे
वनस्पतियां, एक तो वो झुंड का ही वन सा होता है वहां पर, और उनके आसपास भी कुछ डेवलप हो जाती, जबकि जीव जंतु वहां इतने ज्यादा नहीं मिलते, उनमें वनस्पतियों की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी। चलो नेक्स्ट लिखना, अगली कहां सबसे ज्यादा मिलेगी बायोडाइवर्सिटी? देखो गर्म सागरों में। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी पर लैंड मास ज्यादा है या वाटर मास? हमें ये पता है जीवन गर्म जगह होगा, तो चाहे वो जमीन हो चाहे समुद्र हो, जीवन गर्म जगह ही ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट तीसरे चौथे नंबर पे कहाँ आना चाहिए, समुद्र या जमीन? समुद्र। तो उष्णकटिबंधीय सागर होंगे नहीं होंगे? तो लिखो उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल ओशनिक एरियाज। ठीक है, इसमें लिखना उष्णकटिबंधीय सागरों में तापमान एवं वर्षा दोनों अधिक होती है। तापमान एवं वर्षा दोनों अधिक होती है। जिस कारण जीवन के विकास की आदर्श दशाएं उपलब्ध हो जाती हैं। इन ट्रॉपिकल सीज, इन ट्रॉपिकल ओशन, जो भी लिखना चाहें, देयर वुड बी हाई टेम्परेचर with higher rain, and that's because of it the ideal conditions developed, and that's because of it the ideal conditions developed in these oceans too. Ideal conditions for life developed in these oceans too, ऐसा लिखिए। ठीक है, यहां पर एक नोट डाल लीजिए, ठंडे समुद्रों की अपेक्षा गर्म समुद्रों में अधिक जैव विविधता प्राप्त होती है। गर्म समुद्रों में अधिक जैव विविधता प्राप्त होती है इन कंपैरिजन टू कूल ओशंस द बायोडाइवर्सिटी इज बीइंग फाउंड more in warm oceans. अच्छा ये बताओ, एक और चीज इसमें बताओ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? इक्वेटोरियल रीजन में। एक तो जैव विविधता वाला ये क्षेत्र हो गया समुद्रों का भी, जब लैंड पर मिलती है समुद्र में मिलती होगी। दूसरा एरिया कौन सा है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है? ऐसा कौन सा ग्लोब पर दूसरा एरिया है जिसमें सेकंड हाईएस्ट रेन होती है? किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड के बीच में, और क्यों? 0 से 5। बोलना ही मतलब है, कुछ भी फेंक के मारो, चिपकेगा तो है ही। अरे तो पहले बता दिया, मैं कह रहा हूं दूसरा 10 to 30। क्यों? अरे वेस्टर्लीज वाला एरिया नहीं आएगा, 40 से लेके और 65 के बीच में, 40 से लेके
और 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्लीज के एरिया में आता है। वेस्टर्लीज तेजी से चलने वाली हवाएं हैं, जब तेजी से चलती हैं तो ओशन से पानी उठा लेती हैं और दबा के बारिश करती हैं कॉन्टिनेंट के सेकंड भागों में, पश्चिमी भागों में। इसलिए ये दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। मैंने वनों में पढ़ाया था, आपको ये बताया था, लेकिन आप कहाँ ध्यान रखते हो? मैंने ये बताया था इसलिए कि कनाडा में, यूएस में और रशिया के पश्चिमी क्षेत्रों में खूब जंगल मिलते हैं। उसका कारण यही है कि यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता प्राप्त होगी समुद्रों में, वो सब ट्रॉपिकल एरियाज में होगी। यानी 40 से 60 डिग्री के बीच के समुद्र को क्या कहते हैं? एरिया को सब ट्रॉपिकल कहते हैं, टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट ओशंस में मिलेगी, शीतोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ बारिश हो जाती है खूब। बारिश होने की वजह से सैलिनिटी बढ़ नहीं पाती, सैलिनिटी सामान्य रहती है। जहाँ जहाँ सैलिनिटी समुद्रों में सामान्य होगी वहाँ जीव जंतु ज़्यादा पनपेंगे, जीवन ज़्यादा मिलेगा। तो लिखो नोट में। इसके पश्चात सर्वाधिक जैव विविधता उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में प्राप्त होती है। उपोष्ण कटिबंधीय ब्रैकेट में लिख लेना 40 से 65 के बीच में उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में प्राप्त होती है। आफ्टर दैट या अपार्ट फ्रॉम इट द मैक्सिमम सैलिनिटी इज बीइंग फाउंड, maximum biodiversity is being found in temperate oceans, ठीक है। देखो जो अब तक हम लोगों ने किया ये सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र था। अब जहां इससे कम जैव विविधता मिलती है, यानी जहां अधिक जैव विविधता मिलती है, ये तो सर्वाधिक थी, अब अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। तो लिखो अगला हेडिंग डालना, अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। ठीक है। देखो हम लोगों ने करा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र था। अगर फॉरेस्ट की बात करें, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन से फॉरेस्ट आते हैं जहां कम वर्षा होती है? डेसिडुअस, पर्णपाती। उसके बाद कॉनिफेरस आ जाएंगे, फिर कहीं कहीं पर थॉर्नी आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद घास के मैदान आ जाएंगे, गर्म घास के मैदान और ठंडे घास के मैदान। ये ऐसे क्षेत्र होंगे जहां अधिक जैव विविधता मिलेगी। ठीक है। और रेगिस्तानी क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में वो जो बहुत ज्यादा ठंडे हैं या बहुत ज्यादा गर्म है, वहां जैव विविधता कम मिलती है। ठीक है। तो अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र लिखना, द एरिया विद हाई बायोडाइवर्सिटी, द एरिया विद हाई बायोडाइवर्सिटी। वहां लिख लेना आप द एरिया विद वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी, जो सबसे पहले वाला था इसको लिख लेना द एरिया विद हाई बायोडाइवर्सिटी। इसमें लिखना अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र इस प्रकार है। द रीजन विद हाई बायोडाइवर्सिटी इज एज फॉलोज। पहला लिखना इसमें। अच्छा, इन्हें पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं, मैंने लिखवाया था आपको, लिखवाया था भाई। तो लिखो मॉनसूनी वन, मॉनसून फॉरेस्ट। पर्णपाती भी लिख लेना क्योंकि ये इनका पूरे विश्व में नाम है।
पर्णपाती वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है इसके बाद कोणधारी वन, कॉनिफरस फॉरेस्ट, कोणधारी वन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसके बाद लिखना घास के मैदान। अभी घटती हुई है क्रम, ये इसमें भी घटता हुआ क्रम है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। घास के मैदान, ग्रासलैंड्स। अच्छा, ग्रासलैंड्स में भी सबसे पहले गर्म ग्रासलैंड लिखना, यानी सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इसमें पहले आएंगे। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यह ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। दूसरा लिखना इसी में ही, घास के मैदानों में दूसरा नंबर है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, अब ये पैम्पास वेम्पास ये सब आप कर चुके हो। अब इसमें नेक्स्ट लिखना नोट करके, यहां पर देखो, यहां एक प्रकार का वन है जिसे हम लोगों ने डेसिडुअस फॉरेस्ट या मॉनसूनी वन कहा। ये दुनिया का सबसे डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम है आज की डेट में। मॉनसूनी वन दुनिया में सबसे ज्यादा विक्षुब्ध परितंत्र का निर्माण करते हैं, इनका सबसे ज्यादा दोहन हुआ है। कारण ये है क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज में है, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं जहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, इसलिए जनसंख्या अधिक होने के कारण इन वनों का विनाश हुआ है। सबसे ज्यादा विक्षुब्ध परितंत्र का निर्माण करते हैं, तो लिखो नोट करके, मॉनसूनी वन विश्व के सबसे ज्यादा विक्षुब्ध परितंत्र का निर्माण करते हैं। विश्व के सर्वाधिक विक्षुब्ध परितंत्र का निर्माण करते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट फॉर्म्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम। ठीक है, एक इसमें और लिखिए नोट करके, कोई ऐसा समुद्र याद है जहां घास पाई जाती हो, समुद्र में भी घास का मैदान हो? कौन सा? सारगैसोसी, सारगैसम ग्रास मिलती है, गर्म समुद्र है, यहां भी जैव विविधता अधिक मिलती है। एकमात्र ये एक इतने बड़े लेवल पर ग्रासलैंड समुद्र में मिलती है, सारगैसम उसको हम लोग कहते हैं। कैरेबियन सागर के आप आसपास कहीं देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो लिखो इसमें, सारगैसो सागर में उष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है। इन सारागैसो ओशन द सबट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज बीइंग फाउंड, द सबट्रॉपिकल ग्रास इज बीइंग फाउंड, सबट्रॉपिकल ग्रास इज बीइंग फाउंड। यह सारागैसो घास होती है। इट इज सारगैसम ग्रास। इसी के नाम पर इस समुद्र का नाम, इसी के नाम पर इस समुद्र का नाम सारगैसम समुद्र पड़ा है। एंड ड्यू टू इट दिस ओशन इज नेम्ड एज सारगैसम ओशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, अत्यधिक कम जैव विविधता वाला क्षेत्र, द बायोडाइवर्सिटी, द लोवेस्ट, द एरिया विद लोवेस्ट बायोडाइवर्सिटी, द एरिया विद लोवेस्ट बायोडाइवर्सिटी।
कौन कौन से होंगे? मरुस्थल, पोलर रीजन। दो तरीके के मरुस्थल होते हैं, एक उष्ण और एक ठंडे। थोड़ी कौन सा पहले आएगा, उष्ण या ठंडा? ठंडे में सबसे कम होगी, उष्ण में उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो आप लिखो इसमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे कम जैव विविधता प्राप्त होती है। द लोएस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड The lowest biodiversity found in desert areas। इसमें सबसे कम जैव विविधता शीत मरुस्थल में प्राप्त होती है। आउट ऑफ इट the lowest biodiversity is being found in cold desert। in cold desert, ठीक है, क्लियर है? ये हुई विश्व की जैव विविधता। अब अगला हेडिंग इसमें लिखना भारत की जैव विविधता, इंडियन बायोडाइवर्सिटी। अच्छा ये बताओ, इंडियन बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप की है? चलो ये भी छोड़ो, ये बताओ कि भारत की जैव विविधता, भारत में जैव विविधता में ज्यादा डेविएशन मिलेगा या कम? ज्यादा है। क्यों? सभी प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है भारत में। क्यों? इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। इंफ्रास्ट्रक्चर? भारत में इसकी भौगोलिक सीमा के कारण। भौगोलिक सीमा? समुद्र से मिलती है, लैंड से मिलती है, पर्वत से मिलती है। सीमा तो देश के साथ मिलती है। फिजियोग्राफी, भौगोलिक आकृति के कारण। चूंकि भारत में मौसमी परिवर्तन बृहद स्तर पर पाया जाता है, उसकी भू आकृति के कारण, जियोमॉर्फोलॉजी के कारण या जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर के कारण, इसलिए यहाँ जैव विविधता अधिक मिलती है। विश्व की सभी प्रकार की जैव विविधता भारत में मिल जाती है। कितने प्रकार की जैव विविधता है वर्ल्ड में? वर्ल्ड में जैव विविधता को मोटे तौर पर 4 भागों में बांट लिया गया है। एक जैव विविधता है जिसे हम लोग इथोपियन टाइप की जैव विविधता कहते हैं। इथोपिया अफ्रीका में, तो इसलिए अफ्रीकन टाइप की जैव विविधता कहाँ कहाँ मिलेगी बताओ? गुजरात में क्यों मिलेगी? अच्छा, करेक्ट। इथोपियन टाइप की जैव विविधता गुजरात और राजस्थान में मिलती है। क्यों? क्योंकि वो उसी लैंडमास का हिस्सा था। दूसरे प्रकार की जैव विविधता है मलाया जैव विविधता। मलायन बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है? इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उत्तर पूर्वी राज्यों में उस प्रकार की जैव विविधता मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां का अलग मामला है, ठंड भी वहां पर थोड़ी ठीक पड़ती है और वर्षा खूब होती है दबा के। अच्छा, एक तीसरे प्रकार की जैव विविधता मिलेगी यूरोपियन जैव विविधता। यूरोपियन क्लाइमेट, यूरोपियन टाइप का बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी? नॉर्थ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया वाला जो हिस्सा है ये यूरोपियन प्लेट का हिस्सा है और यहाँ यूरोपियन टाइप की क्लाइमेट ही देखने को मिलती है। जैसी हमारे यहाँ क्लाइमेट है ऐसी क्लाइमेट ही आपको इटली वगैरह में मिल जाएगी। इटली में तो नहीं, कॉन्टिनेंटल यूरोप में मिलेगी। हालांकि वो बात अलग है कि वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ से, लेकिन फिर भी जैसे स्पेन में मिल जाएगी। स्पेन, पोर्चुगल, उन स्पेन और पोर्चुगल के आंतरिक भागों, पोर्चुगल तो नहीं लेकिन स्पेन के आंतरिक भागों में आपको मिल जाएगी इस तरीके से यूरोपियन जैव विविधता।
और चौथी है जिसे हम लोग भारतीय जैव विविधता कहते हैं, इंडियन बायोडाइवर्सिटी। ये केवल इंडिया में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, बाकी के साथ ये मैच नहीं करती। कौन सा एरिया भारत का वो है जो यहाँ का यूनिक है और सबसे पुराना है? पेनिनसुला। इसका मतलब दक्षिण भारत का जो एरिया है इसी को हम लोग भारतीय जैव विविधता कहते हैं। यूनिक इसलिए हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जब टूट के भाग अलग हुआ, बहुत पुरानी बात हो गई उसमें। उसके बाद इसमें बहुत चेंजेस आ गए, क्योंकि ये दुनिया का एक पहला लैंड मास है, एकमात्र लैंड मास है और जो इक्वेटर को पार किया है जिसने अपने प्रवास में, इसलिए यहाँ में एक यूनिक प्रकार की जैव विविधता मिल जाती है। इसीलिए इसको इंडियन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखो वेगनर ने ये कहा, वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। Yes, sir. उसने बताया कि लैंड मास एक ही जगह था। पेंजिया कहा, पेंथालसा, पेंजिया 2 भागों में टूट गया, उत्तर का भाग लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड। तो जितना भी दक्षिणी हिस्सा है दुनिया का वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत का प्रायद्वीपीय जो भाग है ये ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था। इंडोनेशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सब एक जगह पे थे। न्यूजीलैंड, इसके कुछ द्वीप, ये सब एक जगह पर था लैंड मास, और ये मिला के अफ्रीका का भी भाग ही है, ये सब मिला के गोंडवाना लैंड था। बाद में ये उससे अलग हुआ। ऑस्ट्रेलिया तो और दक्षिण की ओर गया। भारत का ये भाग ऑस्ट्रेलिया से टूट के उत्तर की ओर गति करी इसने, नॉर्थ की ओर गति करते हुए इक्वेटर को क्रॉस किया और फिर स्थिर हुआ बाद में आके। जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराया तो हिमालय की उत्पत्ति हुई, और जब अपने स्थिरता को ये प्राप्त कर रहा था उस समय लूनार में ज्वालामुखी फटा, ब्लैक दक्कन प्लेटो का निर्माण हुआ, ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ, और सतपुड़ा और नर्मदा की लिफ्ट वैली बनी। ये उसी समय की 2 संरचनाएं हैं। अरावलीज पर्वत उसी समय बने, इसीलिए फोल्डेड माउंटेन्स हैं ये। तो दुनिया, ये हम लोग तो बड़ी शानदार जगह रहते हैं, कारण उसका दुनिया के सबसे ज्यादा, ये वाला जो एरिया है ये दुनिया का सबसे यूनिक एरिया है। दुनिया के सबसे यंगेस्ट माउंटेन हमारे उत्तर में है और सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन हमारे पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में उन्हें कह सकते हैं। इसलिए ये वाली जो जैव विविधता यूनिक है ये, इसीलिए इसको भारतीय जैव विविधता कह दिया गया। बाकी जितने भी जीव जंतु हम लोग, मैंने ये गिनवाए आपको, ये कहीं और भी मिल जाएंगे। जैसे शेर, लॉयन अफ्रीका में मिल जाते हैं, भारत में गिर वगैरह में मिलते हैं, लेकिन और इसके अलावा कहीं नहीं मिलते। तो ये अफ्रीकन या इथोपियन बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। गोल्डन लंगूर, फ्लाइंग स्क्विरल, ये सब, ओरेंगुटेन, ये सब आपको ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिल जाएंगे। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ भी मिलते हैं, ये उसका हिस्सा है। नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ के जैसे जीव जंतु या प्राणी हैं वो आपको यूरोप में मिल जाएंगे। यूरोप से ही माइग्रेशन हुआ है उनका, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे आपको एक और एग्जांपल मैं दूं, जैसे गाय है, और ये ज्यादा दूध देने वाली जो गाय है, जैसे हॉस्टन फ्रीजन, जर्सी, ये वाली जो गाय है ये आपको उत्तर भारत में मिलेंगी, दक्षिण भारत में नहीं मिलेंगी, क्योंकि दक्षिण भारत में सरवाइव ही नहीं कर पाती। उत्तर भारत की क्लाइमेट चूंकि यूरोपियन क्लाइमेट के जैसी है, इसे वो यहाँ सरवाइव करती हैं। तो आप इसमें ये 4 प्रकार की जैव विविधता है, इसे भारतीय जैव विविधता कहते हैं। तो अगले पॉइंट में लिखना, भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण यहां सभी प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं। ड्यू टू इंडियाज ज्योग्राफिकल लोकेशन, the whole type biodiversity of the world, ऐसा लिखिए,
whole type biodiversity of the world is being found here. इस कारण यहां विश्व की इस प्रकार यहां विश्व की अधिकतर प्रजातियां प्राप्त हो जाती हैं. So here the world's most of the species is being found. ठीक है. भारतीय जैव विविधता को सामान्य तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है. इंडियन बायोडाइवर्सिटी generally could be divided into 4 parts. भारतीय जैव विविधता सामान्यतः 4 भागों में बांटी जा सकती है. पहला लिखना मलायन जैव विविधता, मलायन बायोडाइवर्सिटी. इसमें लिख लेना डैश करके उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया. दूसरा लिखना इथोपियन जैव विविधता, इथोपियन जैव विविधता, इथोपियन बायोडाइवर्सिटी. इसके आगे डैश करके लिखना राजस्थान एवं गुजरात. थर्ड लिखना यूरोपियन जैव विविधता, यूरोपियन बायोडाइवर्सिटी. इसमें लिख लेना हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी रीजन, हिमालयन रीजन. और चौथा लिखना भारतीय जैव विविधता, इंडियन बायोडाइवर्सिटी. इसमें लिख लीजिए प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया. ठीक है. इसमें ना एक नोट करके लिखना, भारत में संपूर्ण विश्व की 16.86% जैव विविधता प्राप्त होती है. 16.86% जैव विविधता प्राप्त होती है. इन इंडिया 16.16
हाँ 16.86. In India, we found the biodiversity 6.86% of the world. 6.86% of the world. अधिक जैव विविधता के कारण यहां जैव विविधता को संकट भी अधिक है. ड्यू टू हाई बायोडाइवर्सिटी there is also a crisis to it. There is also a crisis to it. भारत में विश्व के दो जैव विविधता संकटग्रस्त क्षेत्र प्राप्त होते हैं. भारत में विश्व के दो संकटग्रस्त जैव विविधता वाले क्षेत्र प्राप्त होते हैं. इन इंडिया, वर्ल्ड्स टू बायोडाइवर्सिटी hotspot is being found. पहला पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, और दूसरा पूर्वी हिमालय. ठीक है, ये सुंडालैंड का भी भाग है. ये पश्चिमी घाट फिर अंडमान निकोबार तक चला जाता है. ये वाला एरिया श्रीलंका, और इसमें अंडमान निकोबार भी शामिल है. सुंडालैंड के अंतर्गत पश्चिमी घाट को शामिल करते हैं. इंडो बर्मा पूर्वी हिमालय में आ जाएगा, ईस्टर्न हिमालय. ठीक है, ये दो जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं इंडिया में. नेक्स्ट लिखना जैव विविधता का संरक्षण. अगला हेडिंग डालना जैव विविधता का संरक्षण. देखो, जैव विविधता को संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि उसका लगातार ह्रास हो रहा है. ह्रास के कुछ कारण प्राकृतिक हैं, कुछ मानवीय हैं. तो सबसे पहले तो ह्रास के कारणों को देखेंगे, फिर उसका संरक्षण देख लेंगे. तो लिखो अगले पॉइंट में, भारत में जैव विविधता का ह्रास वृहद स्तर पर हो रहा है. जी सर, ठीक. भारत में जैव विविधता का ह्रास वृहद स्तर पर हो रहा है. इन इंडिया, द degradation of biodiversity is being happened at large level, जिसके निम्न कारण हैं. And the causes of it are as follows. अच्छा, सबसे पहला कारण बताइए जैव विविधता के ह्रास का. पहला कारण तो मानवीय ही होगा. प्रकृति तो अपना संरक्षण खुद कर लेती है. वनों की कटाई करते हैं, क्यों करते हैं?
वनों की कटाई, तो इसका मतलब वन कट गया। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक आवास का विनाश हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल हैबिटेशन या प्राकृतिक आवास का जो विनाश है वो जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण है। लिखो तो, प्राकृतिक आवास का विनाश होना, द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेशन। प्राकृतिक आवास माने वन। ठीक है। दूसरा लिखो, दूसरा कारण बताओ। एक तो प्राकृतिक आवास का विनाश है, दूसरा कोई कारण बताओ जिससे जैव विविधता की हानि होती हो। तो क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म में सही होगा वो। शिकार नहीं है। क्लाइमेट चेंज तो इसलिए है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ही खराब हो रही है। अच्छा, चाइनीज ने दुनिया भर के शेर मार के खा लिए चीनियों ने। यहाँ तो हम लोग पूरे विश्व को देख रहे हैं। नहीं, शिकार एक प्रमुख कारण है या नहीं है? अभी भी शिकार को, अगर भारत में कानून इतने सख्त ना हो तो लोग तो अभी भी मार के खा जाएं। तो लिखो आप इसमें शिकार, अवैध शिकार। ठीक है, नेक्स्ट कारण लिखो, वन्य जीवों का अवैध शिकार, इलीगल हंटिंग है। हाँ, पोचिंग कर लो, पोचिंग लिख लो। पर हंटिंग होती है वैसे तो, पोचिंग तो पता नहीं क्या कहते हैं उसे। ठीक है। जीवों पे जात में भरता है। जीवों पे जात में भरता है। जीवों में निरलता है, खाते हैं। कैसे, कौन कौन से जीवों को खाते हैं? शेर को, हाथी को? नहीं खाया जाएगा, खाया जाएगा। अच्छा, खाल को पहन लेते हैं लेदर बनाने में। क्या बात है। तुम्हें कौन बताता है ये बातें? मैं तो हैरान हो जाता हूँ तुम्हारी बातें सुन के। बस मुझे ये लगता है बस मैं इसीलिए आज तक जिंदा हूँ, दर्शन करने के लिए, तुम्हारी बातें सुनने के लिए। मेरा जो तीसरा नेत्र है ना वो खुलने को तैयार हो जाता है बिल्कुल। हाँ, चक्षु कि बस अब खुल रहा है वो। देखो, शेर का मांस ही इंपॉर्टेंट होता है और उसके मांस की कीमत इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लाखों डॉलर होती है 1 केजी। चाइनीज उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। खैर, लेकिन मेन चीज़ यही है। देखो जी, जानवरों को खाना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। लोग खाने के लिए जानवरों का शिकार नहीं करते, शौक के लिए करते हैं। जो चीता लास्ट टाइम पे मारा गया, महाराजा ने मारा, तो वो खाने के लिए थोड़ी मारा था। तो इसलिए शिकार जो होता है, अब सलमान खान ने जाके वहाँ हिरन मारे या जो भी शिकार हुआ, जो हुआ नहीं हुआ एक अलग कंट्रोवर्सी है, लेकिन जो भी हुआ, तो मुझे लगता है कि वो मेन चीज़ ये नहीं है कि खाना, मेन चीज़ है शौक। पाकिस्तान में दबा के बस्टर्ड का शिकार किया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। गुजरात में, राजस्थान में होते हैं बेचारे, जो उधर चले गए उन्हें वो मार लेते हैं। और सऊदी, और खुद नहीं मारते, सऊदी लोगों को बुलाते हैं, सऊदी प्रिंस वहाँ आके और महीने महीने भर तक प्रवास करते हैं। और उसके लिए पाकिस्तान उन्हें प्रोटेक्शन देता है, पाकिस्तान उन्हें हर सुविधा मुहैया कराता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पैसा देते हैं, बहुत पैसा देते हैं, लाखों डॉलर पर डे के हिसाब से वो पे करते हैं। तो ये सब चीज़ें शौक के लिए। जो शिकार है वो एक इसमें एक सामान्य कारण है इसका, हैबिटेशन का। तो शिकार लिख लिया आपने। तीसरे नंबर पे प्रदूषण, नेक्स्ट लिखिए इसमें पॉल्यूशन। ठीक है। माइनिंग, हाँ, ये आर्थिक कारकों में आ जाएगा, इकोनॉमिक फंक्शंस में आएगा भी, आगे लिख लेंगे इसे। नेक्स्ट लिखना इसमें
अभी तो हम लोग कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो नेचुरल हैं। दूसरा लिखना है इसमें बाहरी प्रजातियों का प्रवेश। बाहरी प्रजातियों का प्रवेश, द एंट्री ऑफ एलियन स्पेशीज, एलियन या फॉरेन स्पेशीज। ठीक है, देखो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं वो अपने आसपास किसी को नहीं पनपने देते, तो एलियन स्पेशीज होती हैं। ये भी एक बायोडायवर्सिटी को नुकसान करने वाली बात है। या हम लोग जैसे अगर इंसान इकोनॉमिक, देखो अब गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है या नहीं होता? गेहूं और चावल। लेकिन सामान्य तौर पर पहले ऐसा नहीं था। अगर हम आदिम मानव को देखें, क्या वो गेहूं का उत्पादन करता था? लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्लांट को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी, बाकी को उतनी नहीं दी। इसने ये किया है कि एक इम्बैलेंस बनाया है। गेहूं ज्यादा पैदा होता है, बाकी चीजें, गेहूं या चावल, बाकी चीजें कम होती हैं। बाकी प्लांट्स का जो एरिया है वो घट गया, इनका एरिया बढ़ गया, तो ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आया। तो आप इसमें लिखिए, ये बाहरी जाति, विदेशी जातियों का प्रवेश भी इसमें है एक कारक। अब थोड़ा सा टाइम दे दो, ये जरूरी काम है। ये मेरी रिकॉर्डिंग हमारे में यही तो है, इसकी अलग के साथ इसकी जो बैलेंस शीट है ना वो है।
रिसीविंग ले लेना, इनसे भी रिसीविंग ले लो। क्यों? चलो चलो ये समझ में आया, बाहरी प्रजातियों का प्रवेश क्लियर है। इसमें पार्थेनियन घास लिख लीजिए, आपको याद आ जाएगी पार्थेनियन ग्रास, है ना। पार्थेनियन, PARTHENIAN, पार्थेनियन ग्रास, पार्थेनियन। ये सफेद फूल की घास होती है जो आपको मिल जाएगी, लिख जाएगी। ये एक नेचुरल हजार्ड है, सरकार ने इसके लिए एक मिशन भी चलाया था। इसे कांग्रेस घास भी कहते हैं, हाँ इसे कांग्रेस घास भी कहते हैं। और उसका रीजन ये है क्योंकि ये इंडिया का PL40 कार्यक्रम जो था, हम लोग वहां से यूनाइटेड नेशन से इसमें गेहूं आता था भारत में, उस गेहूं के साथ मिक्स होके आ गई है। ये एक्चुअली अर्जेंटीना मैक्सिको में, मैक्सिको की है वैसे तो, ये ओरिजिनल इसका वही है मैक्सिको में, लेकिन उसके साथ आ गई, इंडिया में भी हो गई है। एक जलकुंभी भी लिख लीजिए, क्या कहते हैं जलकुंभी को अंग्रेजी में? जलकुंभी, समुंदर शोक नहीं होता, समुंदर शोक का नाम नहीं सुना? हाँ झोड़ में, वो गांव में झोड़ नहीं होते। अब भाई मैं नहीं समझा सकता ही नहीं, आप ही बताओ। नेक्स्ट लिख लो, इसमें बैठ जाओ, नेक्स्ट लिख लो इसमें स्थानांतरित कृषि, जल्दी लिखो खत्म करो। स्थानांतरित कृषि, झूम कल्टीवेशन, ठीक है। और कुछ प्राकृतिक कारण लिख लीजिए, नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज में बाढ़, प्राकृतिक कारणों में बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी, और इसमें सबसे कम वनाग्नि, हाँ जंगल की आग, वनाग्नि, ठीक है। वन आग्नि या जंगल की आग, ठीक है। कल हम संरक्षण करेंगे कि सरकार ने क्या क्या किया है, इसको संरक्षित करने के लिए क्या किया, तो कानून के लेवल पर, विधि के लेवल पर, संगठन के लेवल पर। माइनिंग आर्थिक गतिविधियों में आ जाएगा। आवास बिखराव, आवासों का बिखराव, ठीक है। मंडे, टेस्ट डिस्कशन मंडे करो।